क्या कभी इस बात पे ध्यान गया है कि जब आंख से एक अकेला आंसू गिरता है ना, तो अक्सर कहा जाता है कि आंसू निकल आए। हाँ, मतलब सीधे बहुवचन का प्रयोग होता है। बिल्कुल। लेकिन जब सड़क पर 10,000 लोगों की भारी भीड़ खड़ी हो, तो कहा जाता है भीड़ जमा हो गई, यानी एक वचन। ये सच में एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है ना? मतलब एक पानी की बूंद बहुवचन का बर्ताव कर रही है और 10,000 इंसान मिलकर एक वचन बन गए हैं। आमतौर पर व्याकरण या ग्रामर की चर्चा किसी पुरानी धूल भरी डिक्शनरी को रटने जैसी लगती है। है। एकदम सही कह रही हैं आप। एक उबाऊ सूची जहां बस ये याद करना होता है कि कहाँ ए लगेगा और कहाँ या। हाँ, लेकिन आज हमारे सामने जो स्रोत हैं, जो स्लाइड्स और नोट्स का स्टैक रखा है, वो किसी डिक्शनरी जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मास्टर लैंग्वेज आर्किटेक्ट का ब्लूप्रिंट हाथ लग गया हो। और ये ब्लूप्रिंट बहुत ही तार्किक है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि हिंदी में एक वचन से बहुवचन का ये पूरा खेल कोई रटने वाली प्रक्रिया है ही नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक और लगभग गणितीय एल्गोरिदम काम करता है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं, इस ब्लूप्रिंट की परतों को खोलते हैं। ये शुरुआत ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। और इस पूरे ब्लूप्रिंट को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले स्रोत सामग्री में दिए गए एक बेहद कड़े और बुनियादी नियम को अपना एंकर बनाना होगा। अच्छा, वो कौन सा नियम है? ये नियम कहता है कि एक शब्द के कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। बस बात खत्म। एक मिनट रुकिए, कभी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते। ये दावा थोड़ा बड़ा लग रहा है। सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन व्याकरण की दुनिया में ये एक लोहे की लकीर है। कोई अपवाद नहीं है इसका। मतलब अगर हर शब्द का केवल एक ही सही बहुवचन हो सकता है, तो फिर हम उस इकलौते सही रूप तक पहुंचते कैसे हैं? यही तो वो एल्गोरिदम है। एक बार जब ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हर शब्द की बहुवचन में केवल एक ही सही नियति है, तो आगे आने वाले जितने भी जटिल नियम हैं वे सब अपने आप एक ढांचे में फिट होने लगते हैं। क्योंकि बोलते समय तो लोग एक ही शब्द को कई तरह से मोड़ देते हैं ना। अगर स्रोत सामग्री पर नजर डालें, तो इस ब्लूप्रिंट में बहुवचन तक पहुंचने के लिए अलग-अलग मार्ग दिए गए हैं। बिल्कुल। और पहला मार्ग सीधे तौर पर ध्वनि परिवर्तन से जुड़ा है। हाँ, इसे हम भाषा का रसायन विज्ञान कह सकते हैं, जहां स्वरों को बदला जाता है। जैसे नोट्स में स्पष्ट उदाहरण है कि जब किसी शब्द के अंत में ई या ई आता है, तो वो या में बदल जाता है। समी कहा, जैसे लड़की बन जाती है लड़कियां। और नीति बन जाती है नीतियां। या फिर जो शब्द या पर खत्म होते हैं, वे बस एक चंद्रबिंदु लगाकर या बन जाते हैं। जैसे गुड़िया से गुड़ियां। यहाँ तक तो सब सीधा सीधा गणित लग रहा है। सीधा लग रहा है, लेकिन यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है। ये कोई मनमाना नियम नहीं है कि बस मन किया तो यहाँ लगा दिया। अच्छा, तो फिर इसके पीछे का असली कारण क्या है? ये हिंदी भाषा के ध्वन्यात्मक सद्भाव का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब इसे ऐसे देखिए, जब हम लड़की बोलते हैं तो अंत की ई की ध्वनि लंबी खिंचती है। हाँ, बड़ी ई की मात्रा है तो समय लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब हमें उसके साथ या जोड़ना होता है तो भाषा खुद ब खुद उस ई की मात्रा को छोटा कर देती है। लड़कियां। अरे जा, मतलब मात्रा को एडजस्ट कर लिया जाता है। हाँ, ये बोलने की सहजता और उच्चारण के प्रवाह को बनाए रखने के लिए विकसित हुआ एक प्राकृतिक तंत्र है। इंसान बोलते समय कम से कम ऊर्जा खर्च करना चाहता है और भाषा विज्ञान में इसे मुखसुख कहा जाता है। ओहो, मुखसुख, ये तो बहुत ही शानदार अवधारणा है। और अब मुझे समझ आ रहा है कि नोट्स में वो एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु क्यों दिया गया है, जो मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा भी है इस ब्लूप्रिंट का। आप ऊ या ऊ वाले शब्दों की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। जब हम ऊ या ऊ वाले शब्दों को देखते हैं, जैसे बहू बन जाती है बहुएं, ध्यान देने वाली बात यह है कि बहू में जो बड़ी ऊ की मात्रा होती है, वो बहुवचन बनते ही छोटी ऊ में बदल जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर मैं इसके लिए एक एनालॉजी दूं, तो ये बिल्कुल किसी शारीरिक संतुलन की तरह है। सोचिए, एक इंसान खड़ा है और उसके कंधों पर अचानक पीछे से एक भारी बैकपैक लाद दिया जाए। तो वो इंसान आगे की तरफ झुकेगा संतुलन बनाने के लिए। हाँ, शब्द के अंत में ए जैसा भारी वजन जोड़ा जा रहा है, तो उच्चारण का संतुलन बनाए रखने के लिए भाषा अपने मूल शब्द को थोड़ा हल्का कर लेती है। बड़ी ऊ को छोटी ऊ कर देती है, ताकि बोलते समय शब्द लड़खड़ाए नहीं। ये शारीरिक संतुलन वाली एनालॉजी एकदम सटीक बैठती है। अगर हम बहुएं में बड़ी ऊ को बरकरार रखें,
तो उसे बोलने में सांस और ऊर्जा दोनों ज्यादा लगेंगी। मतलब बोलने में अटकन महसूस होगी। बिल्कुल, वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर रज्जू पर दबाव पड़ेगा और बोलते समय एक अजीब सा ठहराव आ जाएगा। इसलिए भाषा ने इस तार्किक सूत्र को अपना लिया कि जब भी पीछे कोई ध्वनि जुड़ेगी, मुख्य शब्द की मात्रा का भार कम कर दिया जाएगा। ये तो भाषा का अपना एक सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म हो गया। बिल्कुल, ये तो हुई ध्वनियों के बदलने की बात, जहां शब्द अपनी ऊर्जा बचाने के लिए खुद को बदल लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इस ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से की तरफ बढ़ें, तो एक बहुत ही अजीब स्थिति सामने आती है। तब क्या होता है जब कोई शब्द अपना रूप बदलने से ही साफ इनकार कर दे? आप अदृश्य बहुवचन की बात कर रही हैं? ये मार्ग 3 है हमारे स्रोत में। हाँ, यहाँ से हमारी चर्चा उन शब्दों की ओर मुड़ती है जो एक वचन और बहुवचन दोनों में बिल्कुल एक जैसी दिखते हैं, जैसे बालक, पेड़, हाथी। टस से मस नहीं होते ये शब्द। मुझे तो ये उन जिद्दी मेहमानों की तरह लगते हैं जो घर के बीचों बीच बैठ जाते हैं और हिलने से मना कर देते हैं। अब उनकी असली संख्या का बोध हमें वाक्य की क्रिया से होता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। जैसे बालक सो रहा है और बालक सो रहे हैं, दोनों वाक्यों में बालक तो वहीं का वहीं है। पूरे घर को यानी पूरे वाक्य को उस जिद्दी मेहमान के इर्द गिर्द अपनी व्यवस्था बदलनी पड़ी ताकि ये पता चल सके कि वे कितने हैं। जिद्दी मेहमान का ये नजरिया ना भाषा विज्ञान के एक बहुत बड़े सच को उजागर करता है। ये सिद्ध करता है कि भाषा केवल अलग थलग शब्दों का कोई ढेर नहीं है। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम है। हाँ, ये एक सिंटैक्स है जहां हर हिस्सा दूसरे से जुड़ा है। जब कोई संज्ञा अपनी जगह स्थिर हो जाती है तो वह वाक्य के अन्य हिस्सों को संकेत भेजती है। और तब क्रिया वो जिम्मेदारी उठा लेती है। बिल्कुल। तब वाक्य की क्रिया ये जिम्मेदारी उठा लेती है कि वो अर्थ को स्पष्ट करे। ये इस बात का प्रमाण है कि व्याकरण केवल शब्दों के भीतर नहीं, बल्कि शब्दों के बीच के खाली स्थान और उनके आपसी रिश्तों में भी काम करता है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। लेकिन इसी अदृश्य बहुवचन वाले मार्ग में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। मान लीजिए हमें इन जिद्दी शब्दों का बहुवचन बनाना ही है और हम क्रिया पर निर्भर नहीं रहना चाहते। हाँ, तब हम समूह बनाने वाले प्रत्ययों का इस्तेमाल करते हैं। स्रोत में बताया गया है कि ऐसे में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे गण, जन, वर्ग या वृंद। गुरु बन जाता है गुरुजन, अधिकारी हो जाता है अधिकारी वर्ग, और पाठक से पाठकगण। हाँ, लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। अगर हर चीज इतनी ही तार्किक है तो हम सीधे गुरुओं या अधिकारियों क्यों नहीं कह देते? ये वर्ग और वृंद लगाने की क्या जरूरत है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब भाषा की गहराई में छुपा है। ये जो शब्द हैं वृंद, जन, वर्ग, ये केवल संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर इनका असली काम क्या है? ये असल में मल्टीप्लायर्स हैं जो एक साथ 2 काम करते हैं। पहला, वे समूह का बोध कराते हैं, और दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वे गहरा सम्मान और गरिमा जोड़ते हैं। मतलब सिर्फ गिनती नहीं बल्कि रुतबा भी दिखाते हैं। बिल्कुल। जब हम अधिकारी वर्ग कहते हैं तो हम सिर्फ 4 या 5 अधिकारियों की बात नहीं कर रहे होते। हम एक पूरी संस्थागत पहचान, एक सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। जैसे मुनिवृंद कहने में एक अलग ही आदर झलकता है। हाँ, मुनिवृंद में जो आदर छिपा है वो एक आध्यात्मिक समूह की गरिमा को दर्शाता है। ये बहुवचन केवल गिनती नहीं कर रहा, ये उस समूह का समाज में रुतबा तय कर रहा है। अरे वाह, यानी बहुवचन सिर्फ गणित नहीं बल्कि समाज शास्त्र भी है। ये बात सच में बहुत गहरी है। भाषा हमेशा समाज का आईना होती है। लेकिन अगर बालक जैसे शब्दों को अपनी संख्या बताने के लिए क्रिया की जरूरत पड़ती है और गुरु जैसे शब्दों को जन की, तो फिर उन शब्दों का क्या जो हमेशा एक ही रूप में पूरी तरह से जमे हुए हैं? आप दी एब्सोल्यूट्स की बात कर रही हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में इन्हें सदैव निश्चित शब्दों की श्रेणी में रखा गया है। और सच कहूं तो ये इस ब्लूप्रिंट का सबसे रहस्यमयी हिस्सा लगता है मुझे। इसमें ऐसे शब्द हैं जो या तो हमेशा बहुवचन रहते हैं या हमेशा एक वचन। ये वो जगह है जहां व्याकरण और इंसानी मनोविज्ञान पूरी तरह से आपस में घुल मिल जाते हैं। तो चलिए पहले सदैव बहुवचन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं आदर सूचक शब्द, जैसे माताजी आ रही हैं या पिताजी बुला रहे हैं। माताजी एक हैं लेकिन क्रिया बहुवचन की है। हाँ, ये तो समझ आता है कि ये सम्मान देने का पुराना तरीका है, लेकिन जो दूसरी लिस्ट है वो दिमाग चकरा देने वाली है। निश्चित बहुवचन संज्ञाओं की लिस्ट। बिल्कुल।
कुछ शब्द प्रकृति से ही हमेशा बहुवचन होते हैं। प्राण, हस्ताक्षर, हालचाल, समाचार, दाम, लोग, बाल, अक्षत, रोम, होश, दर्शन और आंसू। बहुत लंबी लिस्ट है ये। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, एक आंसू भी बहुवचन क्यों है और हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन क्यों है? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दर्शन का अनुभव इतना विशाल होता है कि उसे किसी एक वचन के छोटे से खांचे में फिट नहीं किया जा सकता? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बात हमारी गहरी सांस्कृतिक सोच को दर्शाती है। हस्ताक्षर को ही लीजिए। हाँ, हस्ताक्षर तो एक ही व्यक्ति करता है ना? करता एक ही व्यक्ति है, लेकिन एक हस्ताक्षर कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होता। वो कई लकीरों, घुमावों, मोड़ों और बिंदुओं का एक जटिल समूह होता है, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बहुवचन है। ओह, मैंने इस तरह से तो कभी सोचा ही नहीं था। और प्राण हमेशा बहुवचन होते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन में प्राणों को कई तरह की वायु और ऊर्जाओं का समूह माना गया है। इसीलिए कहा जाता है प्राण पखेरु उड़ गए। उड़ गए, न कि उड़ गया। बिल्कुल। दर्शन और आंसू के साथ भी यही है। ये ऐसे अनुभव हैं जो अपनी प्रकृति में ही बहुआयामी हैं। एक आंसू के पीछे अनगिनत भावनाएं होती हैं। ये तो कमाल की बात है। और इसी के ठीक विपरीत हमारे पास नित्य एकवचन यानी हमेशा सिंगुलर रहने वाले शब्दों के 3 मजबूत स्तंभ हैं। द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। हाँ, स्रोत में इन्हें इसी तरह बांटा गया है। मतलब पानी, दूध, सोना ये द्रव्यवाचक है और हमेशा एकवचन रहेंगे। प्रेम, सत्य, झूठ ये भाववाचक है और हमेशा एकवचन। और जनता, भीड़, पुलिस ये समूहवाचक हैं। बिल्कुल। और यहाँ मुझे थोड़ी आपत्ति है। मतलब अगर मेरे पास पानी है और मैं उसे 5 अलग-अलग गिलासों में डाल दूं, तो क्या वो पानी बहुवचन नहीं हो जाना चाहिए? और भीड़ में तो हजारों लोग होते हैं, फिर वो एकवचन कैसे? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसके पीछे का तर्क बहुत ही ठोस है। इन नित्य एकवचन शब्दों को हम अलग-अलग गिने जाने वाली इकाइयों के रूप में नहीं देखते। तो फिर कैसे देखते हैं? हम इन्हें एक अखंड तत्व के रूप में अनुभव करते हैं। पानी को आप 5 गिलासों में बांट दें, लेकिन जो चीज आप गिन रही हैं वे गिलास हैं, पानी नहीं। पानी का मूल तत्व एक ही रहता है, होता है। सत्य के कई संस्करण नहीं हो सकते, वरना वो सत्य ही नहीं रहेगा। इसलिए वो हमेशा एक वचन है। और भीड़ का क्या लॉजिक है? भीड़ या जनता का तर्क यह है कि वे कई लोगों से मिलकर तो बने हैं, लेकिन एक इकाई के रूप में काम कर रहे हैं। जब सड़क पर भीड़ होती है तो उसका एक सामूहिक मनोविज्ञान होता है। मतलब वो पूरी भीड़ एक सिंगल एंटिटी बन जाती है। बिल्कुल। इसलिए भीड़ जमा हो गई गलत है। सही वाक्य भीड़ जमा हो गई हैं। ये व्याख्या तो दिमाग के सारे जाले साफ कर रही है। अब तक हमने शब्दों के रूप बदलने, ना बदलने और हमेशा एक ही रूप में जमे रहने के सारे तार्किक नियम देख लिए। लेकिन इस ब्लूप्रिंट में एक वाइल्ड कार्ड भी है। आप तिर्यक रूप की बात कर रही हैं, ऑब्लिक फॉर्म। हाँ, एक ऐसा नियम जो अब तक की सारी व्यवस्था को पलट कर रख देता है। स्रोत इसे बहुवचन निर्माण का दूसरा मार्ग बताता है और इसका सीधा संबंध कारक चिन्हों से है, जैसे ने, को, से के लिए, पर, में। इस सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस ब्लूप्रिंट का। सच बताऊं तो ये वो जगह है जहां मुझे सबसे ज्यादा उलझन होती है। रोजमर्रा की बातचीत में लोग अक्सर बिना सोचे समझे कहीं भी ओं लगा देते हैं, जैसे अनेकों लोग आए थे जैसी गलतियां आम हैं। आखिर ये ओं लगता कब है? ये सबसे आम गलती है और इसे समझने के लिए स्रोत में एक अल्टीमेट चीट शीट या डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क दिया गया है। कारक चिन्ह असल में एक बेहद शक्तिशाली चुंबक की तरह होते हैं। चुंबक? वो कैसे? इसे इस तरह से समझिए, जब कोई शब्द वाक्य में केवल कर्ता के रूप में खड़ा होता है तो वो सीधा रहता है, लेकिन जैसे ही उसके पास कोई कारक चिन्ह आता है जैसे ने या से, तो वो शब्द को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा, और इस खिंचाव से क्या होता है? इस खिंचाव की वजह से शब्द को झुकना पड़ता है और इसी झुके हुए रूप को तिर्यक रूप कहते हैं। तो मतलब अगर मुझे ये तय करना है कि सही बहुवचन क्या होगा, तो मुझे बस इस ब्लूप्रिंट के उस चार्ट से एक सवाल पूछना है? बिल्कुल, एक सिंपल डिसीजन ट्री है वो। सवाल ये है कि क्या वाक्य में उस शब्द के ठीक बाद कोई कारक चिन्ह है? मान लीजिए मेरे पास शब्द है बच्चा। अगर वाक्य में कोई कारक चिन्ह नहीं है तो जवाब है नहीं। तो फिर आप क्या करेंगी? तब मैं सामान्य नियम लगाऊंगी। बच्चा बन जाएगा बच्चे, वाक्य बनेगा बच्चे खेल रहे हैं। एकदम सीधा और सरल। एकदम सही। लेकिन तब क्या होगा जब जवाब हाँ हो? हाँ, यहाँ खेल बदलता है। अगर जवाब हाँ है यानी वाक्य में कोई कारक चिन्ह आ गया जैसे ने, तो अब वो चुंबक काम करेगा। बिल्कुल करेगा।
अब बच्चा सीधा नहीं खड़ा रह सकता, वो बच्चे नहीं बनेगा, वो कारक चिन्ह के प्रभाव में आकर बच्चों बन जाएगा। बच्चों ने खाना खाया। बहुत बढ़िया। तो ये जो ओ है, ये असल में वो गोंद है जो उस संज्ञा को उस कारक चिन्ह के साथ चिपका कर रखता है। आपने इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ा है। ओ वो गोंद है जो शब्द को कारक से जोड़ता है। और स्रोत में इसी बात को लेकर एक बहुत ही सख्त चेतावनी दी गई है। वो क्या चेतावनी है? चेतावनी ये है कि संबोधन को छोड़कर बिना कारक के तिर्यक रूप यानी बिना कारक के ओ का इस्तेमाल करना व्याकरणिक रूप से पूरी तरह गलत है। मतलब जब तक चुंबक नहीं है तब तक गोंद नहीं लगाना है। बिल्कुल। जब तक वाक्य में वह चुंबक मौजूद न हो तब तक शब्द को झुकाने या गोंद लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अनेकों कहना गलत है, क्योंकि अनेक तो पहले से ही बहुवचन है। उस पर जबरदस्ती ओ का गोंद लगाने का कोई तुक नहीं बनता। अरे यार, ये निदान चार्ट तो वाकई किसी ट्रबल शूटिंग गाइड की तरह काम करता है। अगर कोई उलझन में है तो बस कारक चिन्ह को ढूंढना है। हाँ, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए और सही बहुवचन तक पहुंच जाइए। अगर चुंबक है तो ओ रूपी गोंद लगाइए, अगर नहीं है तो सामान्य नियम लगाइए। भाषा का ऐसा यांत्रिक और तार्किक रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। व्याकरण अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। तो इस पूरी गहन चर्चा का अंत में असली मतलब क्या निकलता है? आज हमने जो ये पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड किया है, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि वचन या नंबर महज शब्दों के पीछे ए या या चिपका देने का कोई बेतरतीब या उबाऊ काम नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही व्यवस्थित है। ये ऊर्जा बचाने का भौतिक विज्ञान है, जिद्दी शब्दों के इर्द गिर्द वाक्य का ढलना है, किसी समूह को गरिमा और सम्मान देने का तरीका है। और हमारी गहरी सांस्कृतिक सोच का आईना भी है। हाँ, जैसे दर्शन और आंसू और कारक चिन्हों का वो चुंबकीय आकर्षण है जो पूरे वाक्य को एक साथ बांध के रखता है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर भाषा को रटने के बजाय उसके पीछे काम कर रहे इस आर्किटेक्चर को समझ लिया जाए तो गलतियां होने की गुंजाइश जड़ से खत्म हो जाती है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़े चिंताजनक विचार की ओर ले जाती है। चिंताजनक विचार? वो कैसे? जैसा कि आज स्पष्ट हुआ, व्याकरण केवल कागज पर लिखे कुछ नियम नहीं है। यह इस बात का सीधा प्रतिबिंब है कि कोई समाज अपनी वास्तविकता को कैसे देखता है। जैसे सत्य को हमेशा एक मानना। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे आदर प्रकट करने के लिए भाषा खुद को बदल लेती है। यह सब हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा है। लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि आज के इस तेज तर्रार डिजिटल युग में, जहां आधी बातचीत केवल इमोजीज, टूटे-फूटे वाक्यों और टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने वाले शॉर्टहैंड में होती है, क्या अनजाने में ही सही भाषा के इस खूबसूरत गणितीय और तार्किक ब्लूप्रिंट को खोया जा रहा है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जब महज समय बचाने के लिए व्याकरण के इन छोटे-छोटे कारकों और मात्राओं को छोड़ दिया जाता है, तो क्या सिर्फ शब्द कम हो रहे हैं या फिर वो गहरी सांस्कृतिक और तार्किक सोच भी मिट रही है जो सदियों के सफर में विकसित हुई है? ये सच में एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। ये सोचने वाली बात है कि अगली बार जब भी कोई ईमेल ड्राफ्ट किया जाए या फिर दोस्तों के ग्रुप में कोई छोटा सा मैसेज ही टाइप किया जाए, तो एक पल के लिए रुककर ये जरूर देखना चाहिए कि अनजाने में ही सही, लेकिन इस विशाल और प्राचीन ब्लूप्रिंट के किस हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, हमें अपनी भाषा की जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। शायद तब ये एहसास हो कि स्क्रीन पर केवल कुछ अक्षर नहीं टाइप हो रहे हैं, बल्कि उस पुराने शानदार लैंग्वेज आर्किटेक्चर के नक्शे पर कदम रखे जा रहे हैं, जो किसी भी उबाऊ नियम पुस्तिका से कहीं ज्यादा दिलचस्प, तार्किक और जीवंत है। ये एकदम सही निष्कर्ष है आज की चर्चा का। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस तार्किक और भाषाई यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। खोजते रहिए और अपने रोजमर्रा के शब्दों के पीछे छिपे इस अद्भुत विज्ञान को पहचानते रहिए।